डायरेक्टर है द योगा इंस्टीट्यूट की, विच इज वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट इंस्टीट्यूट। का आश्रम गुजरात में मालसर गांव है, वहाँ था नर्मदा नदी के किनारे। लेकिन ये कॉलेज की स्टडी उन्हें लगा कि एब्सोल्युटली वर्थलेस। हमारी इस कॉन्वर्सेशन में बहुत कुछ है जो मैं आपसे जानना चाहती हूँ। तो ये एजुकेशन, इसको योग में साइकोलॉजी, ह्यूमन माइंड, हाउ इट वर्क्स एंड हाउ इट सपोज्ड टू वर्क। पर हमें तो ये पता नहीं था कि योग ये सब चीजें बताता है। हमें लगा योग आसन ही है। आगे जमीन पे हाथ तो टच करते हैं, फिर सिर घुटने को लगाते हैं, फिर पैर को पीछे से ऊपर करते हैं, फिर ऊपर से उधर ले आते हैं। जरूरत है और मैं अपने आप को विजुअलाइज कर रही हूँ। फिर मुझे लग रहा है काम तो वही क्या, बंदरों वाला। साइंटिफिक रीजन देना बहुत जरूरी है, आप जो भी करो उसके पीछे। योग से हम मे बी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उस हैप्पीनेस को कैसे अचीव कर सकते हैं, अगर मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। तत्व ज्ञान, आप सोचकर कुछ भी करो जो करना है। ऐसा ही वातावरण होता है। कोई एक दो व्यक्ति अच्छा काम करते हैं, एक दो व्यक्ति थोड़ा बीच में बैठ के वड़ा पाव खाते हैं और चाय पीते हैं। अलग नमूने हैं हम। वेलकम बैक टू माई हैप्पी स्पेस ऑफ किसी ने बताया नहीं, द सीक्रेट टू अ हैप्पी लाइफ। वी आर बैक विद ब्रांड न्यू सीजन ऑफ किसी ने बताया नहीं। सो प्लीज वेलकम क्रिएटर ऑफ द ग्लोबल आइकॉन डॉक्टर मधु चोपड़ा, renowned pediatrician and nanotologist Dr. Imran Patel, melodic soul, a C-score, charismatic life coach Jay Madan, eminent oncologist Dr. Sevanti Limain, serene mentor Hansaji Yogendra, trailblazing journalist Nayandeep Rakshit, and many more. One thing that you are very proud of. मैं अपनी फेवरेट हूँ, मुझे ऐसा Praying is an art and that art you learn only when you surrender. कोई एक ऐसा लाइफ जो मुझे इंस्पायर करता है, मिस्टर संजय दत्त। One secret that you have followed in your own life. माइंड बॉडी स्पिरिट, तीनों का ध्यान रखना होगा। Want you to spill the beans. साबु लगाया, पानी लिया और साबु धो लिया, उसको बात नहीं बोलते। I am very interested. मुझे भी जानना है। माफ करो, मैं डॉक्टर ही हूँ। You think the media industry really likes me? Hi my beautiful people, welcome back to my happy space of किसी ने बताया नहीं, the secret to a happy life। हमारे एपिसोड्स में हम उन गेस्ट्स के साथ वार्तालाप कर रहे हैं जिन्होंने अपनी लाइफ से अपना एक मिशन खुद क्रिएट किया है और ह्यूमन काइंड के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। Today it's my privilege to host a very special guest, क्योंकि वो सिर्फ गेस्ट मोटिवेशनल नहीं है, वो गेस्ट अपनी लाइफ के साथ पूरे ह्यूमन काइंड को रेडिएट कर रही हैं। शी हैज़ अ ऑनगोइंग लेगेसी, द लेगेसी जो आज मैं और आप जानेंगे। हमारी ऑडियंस उनसे द सीक्रेट टू हैप्पीनेस के छोटे 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 टूल्स अपने साथ लेकर जाएंगे और अपनी लाइफ को ब्यूटीफुल और ब्राइट बनाएंगे। प्लीज वेलकम हंसा जी योगेंद्र, ऑल्सो नोन एज हंसा माँ। थैंक यू सो मच। वेलकम। इट इज़ माई ऑनर, इट इज़ माई प्रिविलेज एंड आई एम सो हैप्पी आपने अपना वक्त निकाला और हमें आज एनलाइटन करने के लिए आपने ये जो मोमेंट दिया है। आई एम ग्रेटफुल फॉर दिस, थैंक यू सो मच। रुबीना, आपको देख के बड़ा अच्छा लग रहा है। ये एंथुजियाज्म की नॉलेज को लोगों तक बांटना बहुत बड़ी चीज़ है और उसके लिए लोग समय निकालते हैं। नहीं तो लोग सिर्फ पैसा कमाने में, यहाँ वहाँ भागने में ही समय निकाल रहे हैं। आपने जो ये काम हाथ में लिया है, विच इज़ वंडरफुल, बहुत ही अच्छा। थैंक यू मैम। चलिए हम बात करेंगे। जी डेफिनेटली। आप डायरेक्टर है द योगा इंस्टीट्यूट की, विच इज़ वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट इंस्टीट्यूट, योगा इंस्टीट्यूट। बिल्कुल जी। प्लीज़ बताइए इसके बारे में। देखिए, जब इंस्टीट्यूट की स्थापना हुई थी, जो मेरे फादर इन लॉ ने की थी, अच्छा जी। जिनका नाम था श्री योगेंद्र जी। अच्छा जी। He was hailing from Gujarat, and after learning yoga from his guru, who lived for 121 years, वाओ। Paramhans Madhav Das ji. हाँ He was Paramhans, and वो जंगल में ही रहते थे। तो लेकिन बम्बई में वो लेक्चर देने आया करते थे। अच्छा जी। बॉम्बे में जो सिटी में वो लेक्चर देने आया करते थे और ये श्री योगेंद्र जी बॉम्बे का जो कॉलेज है वहाँ सीखते थे। जैसे 10th स्टैंडर्ड, 10th के बाद 11th में वो आ गए सेंट जेवियर्स कॉलेज में। वो कॉलेज अभी भी है। हाँ जी, हाँ जी। सेंट जेवियर्स। तो वहाँ उन्होंने शिक्षा प्राप्त करनी थी, वहाँ हॉस्टल में रहते थे और वहाँ पढ़ाई करते थे। उन्हें IAS बनना था, उन दिनों IAS का बहुत वो था, तो उन्हें वो बनना था और इसलिए उन्होंने सीखना शुरू किया।
और उनका मन नहीं लगता था। जो सिखाया जाता था उनको लगता था कि ये सारा नॉलेज कुछ उपयोग में नहीं आने वाला है। स्कूल के नॉलेज तक तो ठीक है, आप थोड़ा मैथ्स सीख लो, फिजिक्स सीख लो, केमिस्ट्री सीख लो, ये सब सीख लो, लेकिन ये कॉलेज की स्टडी उन्हें लगा कि एब्सोल्युटली वर्थलेस। फिर भी वो बैठते थे क्योंकि आपको पास होना है और आपको आगे बढ़ना है, डिग्री लेनी है। एक बार उनके फ्रेंड ने कहा कि चलो आ जाओ, एक गुरु आए हैं जंगल से और वो जो प्रवचन दे रहे हैं ना सुनने जैसा है, इसलिए चलो। पहले तो ये साधु वाधु में मानते ही नहीं थे, उनका तो थिंकिंग ही ये था कि साधु लोग कोई और नहीं, सिर्फ भिखारी हैं, बस अपने घर से निकल गए हैं, इज्जत पैसा मिल जाता है तो साधु बन जाते हैं। तो ये इनके एक फ्रेंड, वो दोनों वहाँ उनका लेक्चर सुनने गए। बहुत सारे लोग बैठे थे और वो कुछ प्रवचन दे रहे थे। जैसे ही वो थोड़ी सीढ़ियाँ चढ़ के वो अंदर आए, वो गुरु ने इनको देखा और वो खुद खड़े हो गए और वो सीधे इनके पास आए और इनको कहा कि कहाँ थे तुम, मैं 100 साल से तुम्हारी राह देख रहा हूँ। वो तो शॉक्ड हो गए और वो थोड़े 2 कदम पीछे चले। गुरु हंसे, बोले ठीक है, अब तुम यहाँ आ गए हो ना, आओ यहाँ बैठ जाओ और सुनो मैं क्या बात कर रहा हूँ। उनको बिठा दिया, उनके सिर पे हाथ रख लिया, आँख बंद करो और सुनो। अब उन्होंने आँख बंद करके सुनना शुरू किया। इन्होंने लेक्चर चालू रखा, प्रवचन लगभग पौने घंटे तक चला होगा। वो सुनते रहे शांति से। उसके बाद सारे लोग चले गए, ये वहीं बैठे रहे शांति से। फिर गुरु उनके पास आए, सिर पे हाथ रखा और बोला उठो। फिर वो उठे। बोलता है क्या चाहिए, क्यों आए हो, क्या चाहिए? उन्होंने कहा आप जो सिखा रहे हो ना, ये मुझे सीखना है। आप बड़ी काम की चीज़ सिखा रहे हो, इस कॉलेज में तो कुछ दम ही नहीं है, ये सीखना है। तो गुरु ने कहा चलो मेरे साथ मेरे आश्रम में। उनका आश्रम गुजरात में मालसर गांव है, वहाँ था नर्मदा नदी के किनारे। और वो बोले चलो। अब इसने अपने फ्रेंड को कहा मैं इनके साथ जा रहा हूँ। फ्रेंड ने कहा भाई ऐसे कैसे जा सकता है, नहीं चलेगा। सीधा फ्रेंड तो भाग के गया प्रिंसिपल को बुलाने। वो प्रिंसिपल फॉरेनर थे, वो प्रिंसिपल भागते हुए आए, बोलते हाउ कुड यू टेक माई चाइल्ड। ये सब लोग हिप्नोटाइज़ करते हैं और ले जाते हैं बच्चों को, ये गलत आदमी है, नहीं पुलिस को बुलाना पड़ेगा। वो शांति से बैठे थे माधवदास जी। उन्होंने कहा कोई हिप्नोटाइज नहीं किया, आई एम वेरी मच इन माई सेंसेस एंड आई हैव डिसाइडेड टू गो एंड यू हैव टू लीव मी। तो वो कहने लगे फिर हम ऐसे तो नहीं जाने देंगे, आपके फादर को बुलाओ। तो फादर आए। फादर कहा इन्होंने कि देखो पापा, मुझे ये सीखना है, मुझे इस कॉलेज की स्टडी में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, मुझे ये सीखना है और इसलिए मुझे जाने दो, आई वॉन्ट टू लर्न। फादर ने कहा गो अहेड, मगर देखो प्रॉमिस करो कि तुम उनके साथ जाके साधु नहीं बन जाओगे, साधु सन्यासी नहीं बनोगे। उन्होंने कहा वो तो मैं प्रॉमिस करता हूँ, और जब मेरी नीड होगी तुम वापस आओगे मेरे पास। अगर मेरे को नीड हुई बीच में भी तो तुम सब छोड़ के मेरे पास आओगे, अपनी ड्यूटी करोगे, अपने गांव के प्रति ड्यूटी, अपने देश के प्रति ड्यूटी करना है हमें। इसलिए आपको साधु वगैरह तो बनना नहीं, सीखना हो गो अहेड। उन्होंने प्रॉमिस किया कि आई डेफिनेटली डू दैट बट अलाउ मी टू गो। तो फिर वो ठीक है, तो 1-2 दिन तैयारी हो गई, कपड़े वपड़े ले लिया। माधवदास जी वहीं रुके थे आश्रम में और फिर साथ में वो लोग गए। रास्ते में एक बहुत अच्छी घटना हुई। रास्ते में माधवदास जी चेक कर रहे थे कि ये स्टूडेंट कितना सिंसियर है, जरा देखो। तो वो चल रहे थे और नर्मदा के किनारे, और उनके हाथ में एक रिंग थी। माधवदास जी ने कहा ये क्या है? सोना वोना ये सब पहनने की जब पढ़ाई करनी है, ऑर्नामेंट्स और ये सब का कोई जगह ही नहीं है, ये क्या? तो उन्होंने सीधी रिंग ली और पानी में फेंक दी। गोल्ड रिंग थी, पानी में फेंक दी। माधवदास जी वॉज इम्प्रेस्ड। फिर वो गए चलो। अब फिर आश्रम में उन्होंने ट्रेनिंग देनी शुरू की। ट्रेनिंग काफ़ी टफ थी। कभी कभी कहते थे कि बैठ जाओ आंख बंद करके, तो घंटों बिना हिले डुले हुए बैठ सकते थे। डिटर्मिनेड माइंड था श्री योगेंद्र जी का, वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी ही वॉज। जब वो पैदा हुए थे ना गांव में, तो बहुत ही कमज़ोर बच्चा था वो, वीकलिंग था। और मदर की डेथ हो गई थी, लगभग वो 8 महीने का था तभी। फादर ने उनको बड़ा किया। फादर वॉज अ स्कूल टीचर।
अब वो गांव में तो तब क्या था, सब गांव वाले इकट्ठे हो जाते थे। मास्टर जी का बच्चा है, उसको हम सबको इकट्ठा करना है, ठीक करना है। तो वहाँ उन्होंने उसको धीरे धीरे अच्छा पंप किया, बॉडी में घी वी खाना वाना, और उसको एक रेसलर बना दिया। ही बिकेम अ वेरी स्ट्रॉन्ग रेसलर। वाओ। तो जब यहाँ कॉलेज में जब एडमिशन के लिए आए, इंटरव्यू के लिए, तो प्रिंसिपल ने उनको देखा तो बोलता है, आर यू अ रेसलर? वो बोलता है, यस आई एम। वुड यू रेसल विथ मी? मेरे साथ करोगे रेसलिंग? वो बोलता है, इफ़ यू से यस। और वो खड़े हो गए और फिर उन्होंने एक झटके में उसको फटाक करके नीचे पछाड़ दिया वो प्रिंसिपल को। लोग भागते हुए आए, क्या हो गया? प्रिंसिपल बोला, नो नो आई एम फाइन। सो दिस इज हाउ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग्स। वाओ। काफ़ी अच्छी स्टडी करने के बाद में 3 साल गुरु के साथ रहे। उसके बाद में बम्बई आए। बम्बई था एक कॉलेज, और वहाँ जुहू, वहाँ बॉम्बे में वर्सोवा बीच, हाँ जी हाँ जी। उस बीच पे घरवर तो कुछ खास था नहीं, बीच पे वो सिखाया करते थे। किसी को कमर दर्द है तो बोल देते थे, ये करो कमर दर्द ठीक हो गया। किसी को हार्ट धड़ बहुत कर रहा है तो हार्ट के लिए कुछ बता दिया। किसी को सर दर्द बहुत हो रहा है उसके लिए कुछ बता दिया, और लोग अच्छे होने लगे। तो वो स्वामी जी, उनका नाम पड़ गया, स्वामी जी इज़ वेरी 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 इफ़ेक्टिव, और स्वामी जी बहुत अच्छा सिखा रहे। अब जहाँ वो सिखाते थे, सामने एक बंगलो था, उस समय था, और वो बंगलो था पारसी जो ग्रेट ग्रैंड ज़ायर थे दादा भाई नौरोजी, उनके ग्रैंड सन का बंगलो था। और वो, उसको भी कुछ गड़बड़ हुई, पेट बिगड़ रहा था और बहुत कुछ एसिडिटी हो रही थी, गैसेस बहुत हो रही थी। तो वो इनके पास आए, स्वामी जी के पास। देखा ये स्वामी क्या कर रहा है। स्वामी ने उन्हें कुछ 2-3 चीज़ बताई, थोड़े इंस्ट्रक्शंस दिए, और उन्होंने किए। 3-4 दिन में वो बिल्कुल ही हेल्दी हो गए, बिल्कुल ठीक हो गए। वो बहुत इम्प्रेस्ड हुए कि आपके पास जो ज्ञान है वो तो सबको मिलना चाहिए, ऐसे कैसे ये थोड़े से लोगों को आप सिखा रहे हैं? वी शुड स्टार्ट एन इंस्टीट्यूट शुरू करो, जिससे लोग व्यवस्थित आए और आप व्यवस्थित सिखा सको। बोले, मेरे पास ना तो पैसा है, नहीं कुछ, जेब खाली है। बोले, जेब वेब, मेरा ये पूरा बंगलो तुम्हारे लिए, आई गिव माई होल बंगलो टू यू एंड स्टार्ट द इंस्टीट्यूट देयर। तो उस जगह वर्सोवा पे, उस बंगलो पे ये दोनों फिर रजिस्टर किया गवर्नमेंट के साथ में, और द योगा इंस्टीट्यूट रजिस्टर हुआ 1918, 25 दिसंबर। 25 अभी एनिवर्सरी आने वाली है। जी बिल्कुल, कितने साल पूरे एनिवर्सरी 105 पूरे हो गए, 106 हो जाएंगे। Congratulations, what a legacy. That's- What a legacy and that's what a legend. Yes. What a legend. So founder was that personality. He lived for 93 years. Wow. And then when he got married, उसके बाद में कुछ सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया था तब। So they left Bombay and went to Gujarat. Okay. And then when independence took place, हाँ जी। 1947, हाँ जी then they came here where we are now, जहाँ हम अभी भी हैं। हाँ जी 1947 में अब ये आश्रम हुआ है हमारा, जो 1 acre लैंड है, लिटिल, एंड वहाँ हमने शांति से वो आश्रम शुरू किया। जब ये जगह ली तब जंगल था, कुछ नहीं था। एयरपोर्ट सांता क्रूज वेस्ट में था, नियर जूहू बीच, सांता क्रूज जूहू बीच, वहाँ एयरपोर्ट था। अभी वहाँ है वो हेलीपैड, पवन हंस, अच्छा। हाँ, वो वहाँ है। फिर प्लेन का तो सवाल ही नहीं था, शांत था वातावरण, जंगल ही था। थोड़ी सी जगह साफ कर कुरा के उन्होंने छोटा सा घर बनाया, एक रूम, बाथरूम की व्यवस्था, एंड दैट्स ऑल। एंड ही फेल्ट दैट जिसको भी योग सीखना है वो यहाँ आएंगे, हम साथ में घर पे। यानी पहले पुराने ज़माने में स्टूडेंट्स गुरु के घर जाते थे। अच्छा जी। जैसे कृष्ण सांदीपनी आश्रम गए, राम वशिष्ठ आश्रम गए, उस समय स्टूडेंट्स गुरु के घर जाते थे। अच्छा। गुरु के घर जाते थे, उनके घर में सब सीखते थे, खाना बनाने से लगाना, झाड़ू मारने से लगाना, बिजनेस कैसे करना, खेती कैसे करना, और आप जो भी कुछ हो उस हिसाब से सीखना। अगर राजा वाजा के बच्चे हैं तो तलवार चलाना और सब इंस्ट्रूमेंट चलाना सीखे, ब्राह्मण के बच्चे हो तो श्लोक ये वो सब सीखे, मगर इस तरह सीखते थे पहले। तो फाउंडर का भी यही वो था कि योग तो इसी तरह सीखा जा सकता है कि आए लोग और सीखें।
तो आते थे, क्योंकि हमारे यहाँ फॉरेनर्स बहुत आते थे, क्योंकि उन्होंने रिसर्च किया था बिफोर ओपनिंग द इंस्टीट्यूट। माधवदास जी ने भी उनको कहा कि देखो बेटा, आज के युग में जो भाषा की ज़रूरत है वो भाषा का उपयोग करो, वो अपनी पुरानी भाषा नहीं चलेगी। यानी आपको हम बोल दो कि आंख बंद करके बैठो, आज का लड़का कहेगा कि क्यों आंख बंद करें, आपको क्या कुछ लेना है हमसे कि आंख बंद कर रहे हैं? डाउटिंग माइंड रहेगा। साइंटिफिक रीज़न देना बहुत ज़रूरी है, आप जो भी करो उसके पीछे। करेक्ट। इसलिए हर चीज़ को साइंटिफिक बनाओ। तो उसके लिए फिर रिसर्च ज़रूरी है। तो फिर उन्होंने रिसर्च करने का नक्की किया और उसके लिए अमेरिका गए। और अमेरिका में 2.5 साल रहे न्यूयॉर्क सिटी, और वहाँ उन्होंने काफ़ी रिसर्च किया। आपको एक दो इंटरेस्टिंग चीज़ बताती हूँ। उस समय इट वॉज 1920, यहाँ जैसे कोरोना है था ना अभी, वैसा ही वहाँ भी था। वेरी सीवियर इन्फ्लुएंजा। और जब भी कोई बच्चा बीमार पड़ता था तो वो लोग उस बच्चे को ले जाते थे दूर, कोई हॉस्पिटल में, बच्चा हो बड़ा हो, घर के लोगों से दूर कर देते थे, क्योंकि उसका इन्फेक्शन घर में सबको लगेगा। एक को इन्फ्लुएंजा हुआ है तो दूसरे को, तीसरे को, सबको लग जाएगा। इट्स एन इन्फेक्शियस थिंग। तो वो उन लोगों का मेथड था कि वो दूर हॉस्पिटल में ले जाओ उसको, वहाँ उसको ट्रीट करो, जब ठीक हो जाएगा तब वापस आएगा। श्री योगेंद्र जी ने ये देखा, बोलते क्या कर रहे हो तुम लोग? जब कोई बीमार होता है तो उसको परिवार के लोगों की ज़रूरत होती है, हॉस्पिटल में ले जा रहे हो और इन्फेक्शन लगेगा। इन्फेक्शन क्यों लगना चाहिए? इन्फेक्शन कुछ नहीं लगता है। वो बोलते कैसे नहीं लगता है? बोलते मैं प्रूफ करके बताता हूँ, कोई इन्फेक्शन नहीं लगता एक दूसरे का। तो वो लोग जरा आश्चर्यचकित हुए, वो लोग प्रूव इट, वी नीड प्रूफ, नथिंग एल्स। दे सेज कम ऑन, आई एम प्रूविंग इट। तो वहाँ तक तो उनके काफ़ी स्टूडेंट्स बन गए थे। लगभग 30 स्टूडेंट्स को लेके वो उस हॉस्पिटल में रहने गए जहाँ ये सारे पेशेंट्स रहते थे। वाओ। और वहाँ वो 1 महीना रहे और उन्होंने बताया कि हमको किसी को इन्फेक्शन नहीं लगा है, देख लो, किसी को इन्फेक्शन नहीं लगा था। सारे पेशेंट्स के साथ में खाते थे, पीते थे, गाते थे, नाचते थे, सब करते थे, खेलते थे, कुछ इन्फेक्शन नहीं लगा। तो ये बोले एक्सप्लेनेशन क्या है? तो फाउंडर ने बताया, फिर हम लोग उन्हें फाउंडर ही कहते थे। फाउंडर ने बताया कि भाई अगर अपनी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो, अगर हम स्ट्रांग हैं तो कोई आपको कैसे नीचे गिरा सकता है भाई? कैसे आपको इन्फेक्शन लगेगा? तो ध्यान देना है खुद की इम्यूनिटी को स्ट्रांग करने में, नहीं कि भागने का कि इन्फेक्शन लगेगा तो भागो, नाक पकड़ के बैठो, दूर डर रहो। से भी फिर इन्फेक्शन, बॉडी इम्यूनिटी लो कर देती है। इम्यूनिटी, तो ये इम्यूनिटी वर्ड ही उनको समझ में नहीं आ रहा था। तब उन्होंने हाईलाइट किया कि ये इम्यूनिटी, योर इम्यूनिटी हैज़ टू बी स्ट्रांग एंड योगा हेल्प्स टू ब्रिंग इम्यूनिटी हाई। योग सीखो, आपकी इम्यूनिटी बढ़ जाएगी काफ़ी हद तक। अभी इस कोरोना में हमको किसी को कोरोना नहीं हुआ, हमारे किसी को नहीं, नन ऑफ अस, क्योंकि इम्यूनिटी स्ट्रांग हो जाती है योग करने से। तो फिर सिखाया किस तरह जल नीति करनी है, कैसे अमुक आसन जिससे सर्कुलेशन, लिम्फेटिक सिस्टम सब जगह पहुँचे, किस तरह आप अपना एनर्जी लेवल हाई रखो और सही खाना खाओ, अच्छा सो, इम्यूनिटी हाई रहेगी। तो ये बताया। और फिर उन्होंने माना, फिर फ्रंट पेज पे उस समय न्यूयॉर्क टाइम्स पेपर आता था तब, वहाँ फ्रंट पेज पे इनका बड़ा आर्टिकल आया कि हियर अ यंग मैन, 20-year-old young boy, yogi, and he is telling that if your immunity is strong, we don't get affected by it and we have to learn yoga. Yoga is the science. ये आया था। योगा इज द साइंस। वाओ। सो ये सब कर कुरा के फिर सुना कि उनके फादर जरा बीमार पड़े हैं, तो सब छोड़ छाड़ के आ गए। एक पैसा अमेरिका से लेके नहीं आए। बड़े प्रिंसिपल्ड मैन थे वो बोलते मैं खाली जेब गया था, खाली जेब वापस आता हूँ, उस देश का पैसा मेरे को नहीं चाहिए, मैं मेरे देश में हूँ। ही वॉज अ वेरी पेट्रियोटिक पर्सनालिटी, फॉरेन वॉर इन इंडिया एंड यहाँ। और उन्होंने यहाँ आके फिर शुरू किया, ये सब हेल्प मिली, पारसी की हेल्प हमें बहुत मिली उन दिनों। ये पारसी थे, दादा भाई नौरोजी के ग्रैंडसन। और उसके बाद में ये ज़मीन ली, वो भी पारसी की थी। और इस तरह हमने शुरू किया 1947 में। फिर ये जो सारी चीज़ें हुई, 10 साल तक तो बड़ी शांति थी यहाँ, 1947 से 57 तक।
ये ज़मीन ली ना हमने सांता क्रूज में, उसके बाद सिर पे से प्लेन उड़ने लगे, क्योंकि एयरपोर्ट ईस्ट में आ गया हाँ जी, और अब इंटरनेशनल एयरपोर्ट आ गया। अब हमारे सिर से प्लेन उड़ रहे हैं, योगा इंस्टीट्यूट के सिर से प्लेन उड़ रहे हैं। लेकिन अब प्लेन्स काफ़ी सोफेस्टिकेटेड हो गए। पहले के प्लेन बहुत भारी थे और धीरे उड़ते थे, तो बहुत आवाज़ करते थे, बिल्डिंग की बारियाँ यूँ काँपती थी। रात को एक लेडी वहाँ रहने आई तो रात को उड़ गई, अर्थक्वेक। उसको कहा भाई अर्थक्वेक नहीं है, ये प्लेन टेक ऑफ कर रहा है। मगर अब तो बहुत शांति हो गई। अब वो जो जगह जंगल थी, अब वो इतनी ज़्यादा प्राइम प्लेस हो गया है अब उस जगह का कि स्टेशन तो सब पास में है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट पास में है, हाईवे पास में है, बॉम्बे अहमदाबाद रोड पास में है, पास में बॉम्बे यूनिवर्सिटी है, उस तरफ वुमेंस यूनिवर्सिटी है वेस्ट में। वो पूरा का पूरा एजुकेशनल हब। और अब बीकेसी आ गया, और बीकेसी में सारा मुंबई वहाँ है। बीकेसी में yeah. और बीकेसी के आसपास तो उसकी और डेवलपमेंट हो रहा है। वहाँ की ज़मीन भी बहुत महंगी हो गई हमारे आसपास। हमारे आसपास बहुत कंस्ट्रक्शन अभी चल रहे हैं, पोल्यूशन काफ़ी हाई लग रहा है, मगर इंस्टीट्यूट का पोल्यूशन हाई नहीं है, क्योंकि इंस्टीट्यूट में बड़े बड़े पेड़ हैं। कभी आप विजिट करो तो वी हैव केप्ट आश्रम टाइप एटमॉस्फेयर। लवली, बड़े बड़े पेड़ हैं। Lovely. हमारे यहाँ मैंगोज हैं। आप मैंगो की सीजन में आओगे तो इतने बड़े बड़े मैंगो मिलेंगे आपको। राजापुरी ओह नाइस, हाफूस है, पायरी है। फाउंडर ने चुन चुन के मैंगो ट्री ला के लगाए। हमारे यहाँ एक पेड़ है जिसका नाम है कैलाश। कैलाश, हाँ, कैलाश का चीज़ का झाड़ पेड़? है। फूल फूल, अच्छा। और वो इतना सुंदर फूल है, कमल की तरह। हाँ, सब पंखुड़ियाँ है, पिल्क, बीच में ऐसा सांप जैसा नाग, और बीच में शिवलिंग। सारे तीनों देव उसमें देख सकते हो आप, अगर वो उस तरह उस एंगल से एक्सप्लेन करूँ तो। और वो फूल, वो कोई भी देखेगा तो उसको आनंद आएगा। और वो फूल जो है ना, वो पेड़ ही बड़ा यूनिक है, ह्यूज पेड़ हो गया है अब तो। अब वो अपनी जवानी में है, मतलब अभी तो 77 ईयर का हुआ है वो पेड़। और जवानी अब आई है। हाँ, जवानी हो भाई। क्योंकि 20 साल तक तो पेड़ कुछ भी नहीं करता, खाली बड़ा हो रहा है। उसके बाद में फूल आते हैं, उसके बाद में फल आते हैं। वो फल एक गोल बॉल की तरह होते हैं, जिसको कैनन बॉल ट्री भी कहते हैं। कैनन बॉल ट्री साउथ में ये पेड़ देखे हैं, बहुत रेयर पेड़ है। हाँ, मैंने भी पहली बार ये कैलाश, ऐसा कुछ कैलाश डिस्क्रिप्शन फूल की और पेड़ की सुनी है। कैलाशपति नाम है, कहीं नाग चंपा बोलते हैं उसको। नाग चंपा, अच्छा जी। साउथ में देखा है मैंने एक दो जगह। एक मैंने देखा एयरपोर्ट पर भी है, मगर वो पतला सा नहीं, मज़ा आता है उसको देख के, मज़ा नहीं आता है। इंस्टीट्यूट का पेड़ देखो, मज़ा आ जाएगा देख के। और वहाँ के पत्ते जब गिरते हैं ना तो जब नए पत्ते आते हैं तो ये लोटस की तरह, ग्रीन लोटस की तरह पत्ते आते हैं, बंच 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 में आते हैं। ऐसी डाली में एक पत्ता यहाँ एक पत्ता यहाँ, यूँ नहीं आता। वेरी यूनिक। वाह। तो इंस्टीट्यूट का एक चक्कर मारोगे ना आप पूरा, तो ये सब वैरायटी चीज़ भी आपको देखने मिलेगी। बीच में सेंटर में एक बकुल का, बकुल मालूम है, बकुल फूल जो गिरते हैं ज़मीन पे, और ये उसमें लोग सिर पे भी लगा, बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है उसकी। फ्रेग्रेंट फ्लावर्स हमने वहाँ बहुत लगाया है, क्योंकि फ्रेग्रेंस फूल के साथ में होनी चाहिए। वाह, खाली शो के कम है, फ्रेग्रेंस के ज़्यादा फ्लावर्स। मेरी अब बहुत लालसा हो रही है कि मैं आ रहा हूँ इंस्टीट्यूट में। ये सब चीज़ें जो आप इसका विवरण दे रही हैं ना, तो मेरे आगे एक अच्छा सा मतलब इमेजिनेशन, आई कैन इमेजिन, विजुअलाइज, आई कैन विजुअलाइज एवरी वर्ड दैट यू आर सेइंग। तो कितने मेहनत और कितनी लगन से आपने वो इंस्टीट्यूट बनाया है। एक एक चीज़ में इतनी बारीकी से, आपको पौधे और उनके पत्तों का पता है, तो आपने कितनी मेहनत और कितना शिद्दत से आपने वो जगह बनाई है। योग हमारे जीवन में, अब तो हम सभी को पता है कि बहुत महत्वपूर्ण स्थान जो है वो योग को हमें देना चाहिए। बिल्कुल। हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारी अंतरात्मा के लिए, हमारी मानसिक शांति के लिए। और वो हमारा इंडियन कल्चर है। कल्चर है हमारा। तो मुझे ये जानना है कि अगर, क्योंकि हमारा शो का कॉन्टेस्ट है, कॉन्टेक्स्ट है द सीक्रेट टू अ हैप्पी लाइफ, योग से हम मे बी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली
उस हैप्पीनेस को कैसे अचीव कर सकते हैं, अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ? मैं तो कहती हूँ एक योगी ही हैप्पी रह सकता है, सबसे खुशी एक योगी है सिर्फ। क्योंकि हाँ जी, उसका पूरा एटीट्यूड लाइफ के प्रति बहुत अलग हो जाता है। एब्सोल्युटली। यू सी, हम हैप्पीनेस ये एक इमोशन है और हमारा माइंड में दो चीज़ होती है, एक तो इमोशंस और एक इंटेलेक्ट, जी। सोचने की क्षमता। आप एनालाइज करो, डिसेक्ट करो, ट्राई टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग, ये सब करो, वो विवेक बुद्धि, हाँ जी। सोचने की क्षमता, साइंटिफिक वे ऑफ लुकिंग एट लाइफ। और दूसरा है इमोशन। इमोशंस पॉजिटिव हो सकते हैं, नेगेटिव हो सकते हैं। जब आप हैप्पी इमोशन की बात कर रहे हो तो वो पॉजिटिव इमोशंस, हमारे हार्मोन, मेलेटोनिन, टेनिन एंड ऑल दिस स्टफ। अब योगी कहते हैं कि ह्यूमन माइंड इज हाईली डेवलप्ड माइंड, तो है ही। हाँ जी। हम सब जानते हैं हमने क्या क्या बनाया है। हाँ जी। हाईली डेवलप्ड माइंड। अभी जितना हाईली डेवलप्ड माइंड है, इंटेलिजेंट माइंड है, उतना ही वो डिस्ट्रैक्टेड भी हो सकता है, रेस्टलेस बहुत रहता है। इजीली। हाँ जी। छोटी छोटी चीज़ में इरिटेट हो सकता है, छोटी छोटी चीज़ उसे गुस्सा आ सकती है, बुरा लग सकता है, दुखी हो सकता है, वो सब हो सकता है। जैसे मैं इरिटेट हो रही हूँ, कैमरा का साउंड टनिन 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 चल ही रहा है। करेक्ट। तो अब इस माइंड को स्टेडी रखना, ये माइंड को बैलेंस में रखना, ये हमारा सबसे पहला काम है। ओके। तो इस माइंड को ट्रेन करना पड़ेगा। तब योग में है ये सब चीज़ें जो आपको एडुकेट करती है। और आप देखिए ना, योग में अगर फिर बात की जाए तो एक सब्जेक्ट है साइकोलॉजी। जी। योग माइंड की ही बात करता है। साइकोलॉजी, ह्यूमन माइंड क्या है, वो कैसे वर्क करता है नॉर्मली, और हैप्पी रहना हो तो उसे कैसे वर्क करना चाहिए। एडुकेट। किसी ने रूडली बात की आपसे, कोई झूठ बोला आपसे, नेचुरली गुस्सा आएगा, नेचुरली आएगा, गुस्सा आएगा। लेकिन फिर योगियों ने कहा क्या होता है वो तो देखो, जरा सोचो, ऑब्जर्व करें अपने आप को कि मुझे गुस्सा आया तो मुझे क्या हुआ। मुझे क्या हुआ भाई? मेरा ब्लड प्रेशर ऊपर गया, मेरी पल्स फास्ट हुई, मेरा ब्रीदिंग शैलो हुआ, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने लगा, ट्राइग्लिसराइड बढ़ने लगा, हार्ट प्रॉब्लम आने लगे, डायबिटीज आने लगा, करेक्ट। एस्थमा आने लगा, हड्डियों के दर्द बढ़ने लगे, ये सब हो गया। क्यों भाई? क्योंकि सामने वाला झूठ बोला। अगर हम हमारी हेल्थ, हमारी हैप्पीनेस सामने वाले को दे देते हैं तो फिर हमारी लाइफ क्या बची? रेस्टलेस पपेट इन हैंड्स ऑफ अदर्स। कोई आपको रुला सकता है, कोई आपको हंसा सकता है, कोई आपको दुखी कर सकता है। हमारे इमोशन दूसरे पे आप डिपेंडेंट। क्या हो? करेक्ट। कुछ तो अपने आप को इज्जत दो, अपने आप को ऊपर उठाओ। कोई कुछ भी बोले क्या फ़र्क पड़ता है मुझे, एंजॉय वो क्या बोल रहा है। आप क्यों दुखी हो रहे हो? आप उसके शब्द को क्यों इतना इम्पोर्टेंस दे रहे हो? खुद को इम्पोर्टेंस देना चाहिए कि भाई मुझे उसकी वजह से डिस्टर्ब नहीं होना है। ये समझदारी कोई भी वाइज आदमी में आ जानी चाहिए और जल्दी आ जाती है। जस्ट अपने आप को ऑब्जर्व करो और आप बहुत कुछ सीख सकते हो कि बाहर की दुनिया ये है और मैं ये हूँ। नहीं तो ये करना आना चाहिए। तो ये एजुकेशन, इसको योग में साइकोलॉजी, ह्यूमन माइंड, हाउ इट वर्क्स एंड हाउ इट्स सपोज्ड टू वर्क। फिर दूसरा सब्जेक्ट योग का है वो है फिलॉसफी। योग इज अ सब्जेक्ट ऑफ फिलॉसफी, तत्व ज्ञान। तत्व ज्ञान। हाँ। फिलॉसफी क्या कहती है कि देखो भाई, आप सोच कर कुछ भी करो जो करना है, बिना सोचे कुछ भी मत करो। रिएक्शन तो कभी नहीं। वो चिल्ला इसलिए आपने चिल्लाया, वो कुत्ते की तरह हो गए हम। एक कुत्ता यहाँ भौंक रहा है, दूसरा वहाँ, तीसरा वहाँ। आप और जानवर में फर्क नहीं है। वो चिल्लाए, कुछ कारण होगा, तुमको उसको कोई मदद की जरूरत हो तो मदद भी करो। आप क्यों चिल्ला रहे हो? तो ये समझदारी आ जाती साइकोलॉजी से। तो फिलॉसफी आगे बढ़ती, वो कहती है कि थिंक बिफोर एक्शन। सोचो कोई भी एक्शन करने के पहले, क्योंकि आप जो भी एक्शन करोगे वो एक्शन आपको ही भोगना पड़ेगा। कर्म का सिद्धांत 100% योग इसमें मानता है। आप ही अपने जीवन के जिम्मेदार व्यक्ति हो। आप ही अपने आप को सुखी और दुखी कर सकते हो। आपको बुरा लगाना है तो बुरा लगाओ, नहीं लगाना है तो मत लगाओ। क्यों लगा रहे हो बुरा? एंजॉय करो उसको। आपके हाथ में है। यू हैव अ चॉइस। आपके पास चॉइस है, दुखी होना या ना होना। याद रखो, दुखी नहीं होना है। कोई कितना ही चिल्ला ले, दुखी नहीं होना है। मालूम है, वो जानवरों का एग्जाम्पल देती हूँ।
एक हाथी गांव में चला जाता है ना, तो बड़ा मैजेस्टिकली चल रहा है और लोग आ जाते हैं, अरे गणेश जी आए, गणेश जी आए, लोग वो फूल देते हैं उसको, ये करते हैं वो करते हैं। गाँव में ये बड़ी अच्छा सीन होता है, सबको बड़ा अच्छा लगता है हाथी आया वो। घर में जैसे एटमॉस्फेयर ही बदल जाता है हाथी के आने से। लेकिन किसको अच्छा नहीं लगता है? गांव के कुत्तों को। अटेंशन ले गया। कुत्तों को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और वो भौंकते रहते हैं हाथी के पीछे, और भौंकते रहते हैं तो हाथी के आगे आके नहीं भौंकते, पीछे से भौंकते हैं। पीछे से भौंकते। हिम्मत नहीं आगे आने की, रौंद तो देगा। जाएंगे। एग्जैक्टली ये जो है, यही बात याद रखो जीवन में भी। ओके, आप कुछ अच्छा कर रहे हो, कुछ भौंकने वाले तो बहुत है, सो राइट। पीछे से भौंक रहे हैं, वो आगे कोई नहीं आता। आगे आए तो हम बता देंगे हम क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, आ जाओ भाई, या उनको हटा भी सकते हैं। लेकिन यही जीवन है जो वहाँ देखा और बड़ा मज़ा आता है। तो फिलॉसफी ये कहती है, अगर मैंने गरम तवे पे हाथ रखा है तो हाथ तो मेरा ही जलेगा। अब रखते वक्त ध्यान देना चाहिए, अगर रख लिया तो फिर प्रॉब्लम है। तो अवेयरनेस जिसको कहते हैं, पूरे जागरूक हो जाओ कोई भी काम करने के पहले, ये ज़रूरी। और फिर क्या होता है, उंगली तो जल गई, अब या तो थोड़ी सी जली तो 1-2 दिन में ठीक हो जाएगी, थोड़ी ज़्यादा जल गई तो जरा बॉइल्स आ जाएंगे, बबल्स आ जाएंगे, फिर वो फूटेगा और फिर उसमें से पस यानी पानी निकल सकता है। उसके बाद इन्फेक्शन ना लग जाए इसलिए एंटीबायोटिक लेंगे। आजकल तो ये सब दवाएं तैयार हैं, एंटीबायोटिक लेंगे। कभी कभी एंटीबायोटिक का असर कितना ख़राब हो जाता है कि सम पीपल हैव एलर्जी ऑफ एंटीबायोटिक, तो उसका सब सफ़र हो जाता है। एक छोटी सी चीज़ कितना सफ़र करना है हमें पता ही नहीं, रिजल्ट हमें पता ही नहीं। कर्म तो कर लिए, कितना सफ़र करना है तो कर्म करते वक्त ध्यान दो, वो ज़्यादा ज़रूरी है। तो प्रिवेंट द प्रॉब्लम्स रादर देन प्रॉब्लम आया उसके बाद इससे ट्रीट करो, उससे ट्रीट करो। कभी तो हो गए, मगर कभी तुम जो सफ़र करोगे वो सफरिंग काफ़ी देर तक चलेगा, तो जीवन काफ़ी दूभर हो जाएगा। इसलिए फिलॉसफी यही कहती है कि जो भी करो सोच के करो। और फिर ये भी बात कहती है कि जहाँ भी प्रॉब्लम आया है ना, सॉल्यूशन उधर ही है और कहीं नहीं है। ओके, इधर उधर ढूंढने मत बैठो सॉल्यूशन। अभी मेरे शरीर में अगर प्रॉब्लम आया तो मेरे शरीर में ही सॉल्यूशन। मैं ज़रा शरीर के प्रति अवेयर हो जाऊं, सही खान पान करूं, रिलैक्सेशन बराबर करूं, तो जल्दी ठीक हो जाएगा। और मैं ये दवा लूँ, वो दवा लूँ, ये डॉक्टर से ठीक नहीं हो रहा है, दूसरे में हो जाओ, वो एक चक्कर दूसरा चलता रहेगा। ले लो दवा, बहुत दुख रहा है तो, मगर उससे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाला। परमानेंट सोल्यूशन नहीं है वो। प्रॉब्लम सॉल्व आप जब अपना एफर्ट करोगे तब होगा। परमानेंट सॉल्यूशन खुद में है और कहीं नहीं है। तो ये योग कहता है, तो ये फिलॉसफी है। तीसरा सब्जेक्ट योग का है टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी योग में, हाँ, तो टेक्नोलॉजी में ये सब आता है, आसन, प्राणायाम, मेडिटेशन, क्रियास, बंधास, मुद्रास, ये सब योग की टेक्नोलॉजी। अब दुनिया भर में योग की टेक्नोलॉजी तो बहुत पॉपुलर हो गई। प्रॉब्लम योग इंस्टीट्यूट का ये है हमारा कि योग टेक्नोलॉजी में ऐसे पड़ गए हैं कि उन्हें पता ही नहीं कि ज़्यादा टेक्नोलॉजी से करेंगे क्या। मैं क्यों अपने बॉडी को इतना ट्विस्ट करूँ और टर्न करूँ, उन्हें सिर पे खड़ी रहूँ, क्यों भाई? आराम से हूँ मैं, एक्टिव अगर हूँ, चल फिर रही हूँ, अब घर के कामकाज या काम में बिजी हूँ, तो मुझे और ज़रूरत नहीं है फिजिकल की। ज़्यादा है, टेक्नोलॉजी बहुत इम्पॉर्टेंट है, मगर उसका यूज़ हम साइकोलॉजी और फिलॉसफी को जीवन में उतारने के लिए करें तो टेक्नोलॉजी का कुछ मतलब है। समझ में आ रहा है? सिर्फ टेक्नोलॉजी हैज़ नो मीनिंग। पूरा वेस्ट शुरू हो गया है, सूर्य नमस्कार करो, करे जा रहे हैं, सारे आसन, सारे मुद्राएं सब बैठ के। मेरी लाइफ में भी एक ऐसा फेज आया था, आई स्टार्टेड लर्निंग ऑल द मुद्रास, देन आई स्टार्टेड डूइंग ऑल द आसन्स, बट फिर वही है, वो पीस ऑफ माइंड, वो एक जो वो कहते हैं ना मंकी माइंड, वो मंकी माइंड फिर भी घूम ही रहा था। मुझे लगा मैं सूर्यासन, मतलब जितने भी मैं सूर्य नमस्कार करूंगी शायद 8 करूं, फिर उसके बाद शायद 20 करूं, 21 करूं, वैसे में थोड़ा सा फिर मुझे आराम मिलेगा, बट मुझे ऐसे ही लगा वो मंकी माइंड मेरा चलता ही रहा। एग्जैक्टली, माइंड को तो ट्रेन करना ही पड़ेगा ना।
तो ये सब समझ तो लानी ही पड़ेगी ना, जो मैं अभी बता रही थी। तो ये थोड़ा एजुकेट करना बहुत ज़रूरी है हाँ जी। इंसान को। तो टेक्नोलॉजी का सही उपयोग सही वक्त पे करना ज़रूरी है। सीखने के लिए आप सीख लो कहीं भी सिंपल सी टेक्नोलॉजी, मगर यहाँ हमने बहुत रिसर्च किया है, फाउंडर ने, श्री योगेंद्र जी ने, कि भाई आप आगे झुक रहे हो, हाथ को ज़मीन पे लगाया, समझे, उतनी फ्लेक्सिबिलिटी तो होनी ही चाहिए जी। स्पाइन फ्लेक्सिबल होना चाहिए, पेट सॉफ्ट और इन होना चाहिए। सॉफ्ट एंड इन। वो बाहर प्रोट्रूडिंग पेट तो काम का ही नहीं है, वो तो अंदर के अवयवों को दबा देगा, उनको ठीक से फंक्शन भी नहीं करने देगा। आपकी स्टमक, इंटेस्टाइन, लिवर, किडनी, ये सब चीज़ को जगह चाहिए अपना काम करने के लिए, दब जाएगा और हम उनके लिए कुछ कर नहीं पाएंगे। जबकि योगा की सारी टेक्नोलॉजी में भी इंटरनल ऑर्गन्स पे ज़्यादा ध्यान दिया है। करेक्ट। आपकी रेस्पिरेटरी सिस्टम, लंग्स, आपके पेट, इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, लिवर, किडनी और सारी चीज़ें दूसरी बहुत सारी, इन सब पर ध्यान दिया है योग ने। ये सब चीज़ सही चलनी चाहिए। एक्चुअली शरीर इतना अच्छा दिया है भगवान ने हमें कि वो अपना काम खुद ही कर लेता है, और वहाँ कितनी डिसिप्लिन है आप द बताओ। मोस्ट इंटेलिजेंट डिवाइस भगवान ने जो दिया है। एग्जैक्टली। हार्ट का काम कर रहा है, जिंदगी भर पैदा हुए मरे तब तक हार्ट चलता रहेगा। लंग्स का काम कर रहा है, कहीं इंटरफियर है ही नहीं। और शरीर अपने आप को हेल्दी रख सकता है और रखता है। प्रॉब्लम माइंड का है। माइंड को हमेशा खुश रहना चाहिए, हैप्पी, लेकिन वो नहीं रहता हैप्पी, क्योंकि नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है। नेगेटिविटी बहुत, और नेगेटिविटी से इन्फ्लुएंस बड़ी जल्दी हो जाते हैं हम। तो वो माइंड का असर शरीर पर डायरेक्ट पड़ता है। यस। गुस्सा किया तो आपका ये सब हुआ जो मैंने लिस्ट बताई। हाँ जी। तो ये सारा प्रॉब्लम है। इसलिए ये टेक्नोलॉजी की वजह से माइंड को ट्रेन करने वाली बात है, नहीं कि सिर्फ शरीर को तोड़ मोड़ करो। स्पाइन फ्लेक्सिबल रखो, आगे झुकना है, मगर उससे ज़्यादा झुकने की ज़रूरत नहीं। लोग क्या करते हैं, आगे ज़मीन पे हाथ तो टच करते हैं, फिर सिर घुटने को लगाते हैं, फिर पैर को पीछे से ऊपर करते हैं, फिर ऊपर से उधर ले आते हैं, और क्या क्या कर डालते हैं। उसकी ज़रूरत है क्या? और मैं अपने आप को विजुअलाइज कर रही हूँ, और मैं हंसा माँ की कमेंट्री अपनी उस विजुअलाइजेशन में डाल रही हूँ। फिर मुझे लग रहा है काम तो वही किया, बंदरों वाला दिमाग वही रह गया बंदर की तरह। That's it. तो श्री योगेंद्र जी ने बताया कितना ज़रूरी है बॉडी को ठीक ठाक रखने के लिए। उससे ज़्यादा मत करो भाई, उससे ज़्यादा समय निकालो अपने माइंड के साथ में, समय निकालो अपने परिवार के साथ में, समय निकालो अपने काम पे, वहाँ उतना ही ज़रूरी है भाई। समय तो 24 घंटा है आपके पास। पर हमें तो ये पता नहीं था कि योग ये सब चीज़ें बताता है। योग तो ये सारी चीज़ें बताता है। हमें लगा योग आसन ही है। वही तो प्रॉब्लम हुआ है। यही हम योग इंस्टीट्यूट में स्ट्रगल करते चले आ रहे हैं कि भाई चलो तुमको आसन, वो आते हैं, वी वांट टू लर्न आसन, वी वांट टू लर्न सूर्य नमस्कार। हाँ भाई आ जाओ, सीख लोगे। लेकिन वो सिखाते सिखाते हम साथ में फिलॉसफी डाल ही देते। करेक्ट। हमको पता है आप शवासन कर रहे हो, चलो लेट गए, अभी लेटे हैं धीरे से। अब हम कहते हैं कि छोड़ो, छोड़ना तो आना चाहिए ना जीवन में। आप अगर छोड़ोगे ही नहीं विचारों को भी तो कॉन्स्टिपेट हो जाओगे। करेक्ट। तो वो छोड़ना आना चाहिए। छोड़ेगा कब आदमी? जब मन में वैराग्य आएगा। वैराग्य शब्द, डिटैचमेंट। तो लाओ जरा डिटैचमेंट। तो हम ये बताते बताते शवासन कराते हैं, फिर वो भी पूछते कि भाई अब डिटैचमेंट कैसे लाएं? आई एम वेरी मच अटैच टू माई चाइल्ड, वेरी मच अटैच टू माई वाइफ। तो फिर डिस्कशन शुरू होते हैं। यानी जिस ढंग से हम सिखाते हैं उसमें धीरे से फिलॉसफी इन्वॉल्व करते हैं, और फिर नेचुरली उनको और ज़्यादा डिटेल। कोई भी सोचने वाला आदमी डेफिनेटली सोचेगा कि ये कितना करना चाहिए, क्यों करना चाहिए। और देखो तो सही प्रैक्टिकली इंस्टीट्यूट में हम योगा फॉर हाउस होल्डर्स नाम दिया है हमने। हाउस होल्डर्स? हाँ, हाउस होल्डर्स योगा। हाउस होल्डर्स का मतलब ही क्या है? जिनके पास वक्त नहीं है। अच्छा। जिनके जब आपको सोना चाहिए तब आप सो भी नहीं पाते। बच्चा छोटा है, आप सो पाते हो? छोटे बच्चे पास में है तो बिल्कुल नहीं। नींद तो आराम से साल हो गया, नींद तो पता नहीं कहाँ है। करेक्ट हो गया। तो बॉडी के मसल्स में ही थोड़ा टेंशन और स्ट्रेस है, उसमें आप करने जाओगे थोड़ा यूँ तो मसल पुल होने ही वाली है। इम्यूनिटी फिर डाउन। बोलेंगे इम्यूनिटी डाउन। मैं पिछले 3 महीने से 10 दिन जुकाम, बीच में 3 दिन आराम, फिर जुकाम, फिर 3 दिन आराम। ये सब हो रहा है। ये हाल है। ये सब होना ही है। हाँ जी। और इसीलिए सीखना पड़ेगा हमें कि भैया कोशिश ये की जाए कि 24 घंटे को कैसे डिवाइड करना। हाउस होल्डर्स के लिए ये बहुत ज़रूरी।
हमारे पास वो साधु सन्यासी के जितना वक्त नहीं है कि बैठे और पेट को हिलाया, यूं यूं किया है, सूर्य नमस्कार किया, ने ये किया वो किया। कहाँ वक्त है? मसल पुल करके बैठ जाएंगे 15-15 दिन बेड में, कैसे चलेगा? ना घर चलेगा ना कारोबार। एग्जैक्टली। इसलिए समझदारी, तो इंस्टीट्यूट में सारी जो टेक्नोलॉजी है ना उसको सिंप्लीफाई किया है हाउस होल्डर्स के लिए, उनके शरीर की कंडीशन को ध्यान में रखते हुए। अभी कोई मेरे पास आता है, कमर दुख रही है, तो मैं उसको बहुत सारी चीज़ें नहीं बताऊंगी, 2 या 3 चीज़ बताऊंगी कि उतना कर डाल, बस तेरी कमर ठीक हो जाएगी, और हो जाती। फिर वो लिस्ट लंबी लाने की ज़रूरत नहीं है। और साथ साथ में थोड़ा खाने पे क्या खाना चाहिए उस पर बोल दूँगी, कैसे अच्छी नींद नहीं आए तो कैसे नींद आए उसके लिए कुछ बता दूंगी, उठते से ही क्या कर लेना बता दूंगी, क्योंकि समय कहाँ है हाउस होल्डर्स के पास। Absolutely. अभी आप सो के उठे हो तभी याद रख के एक लंबा सांस ले लिए, थोड़े बॉडी को थोड़ा स्ट्रेच कर लिया, उतना कर पाओगे। अगर मैं कहूँ कि आधा घंटा अलग से निकाल के आसन करो तो मेरे पास भी वक्त नहीं है, करेक्ट, नहीं कर पाओगे आप। करेक्ट। तो ये सब प्रैक्टिकल बात है, हाउ टू लिव लाइफ, ये योग इंस्टीट्यूट में सिखाते हैं। तो अपने आप ये टेक्नोलॉजी तो उपयोग में आती है, लेकिन अभी आपको गुस्सा आ रहा है, कुछ गड़बड़ हो गई, तो ये टेक्नोलॉजी काम आएगी। एक पेट से ब्रीदिंग इन एंड ब्रीदिंग आउट करना शुरू करो, या लंबे सांस ले लो, थोड़ा सा रोक लो, है ना, या थोड़ा सा उठ के जरा 2 मिनट ले लो, बाथरूम में जाया, जरा मैनेज करना आना चाहिए। मगर नक्की करो कि गुस्से में मैं मुंह नहीं खोलूंगी, ये डिसिप्लिन लानी पड़ेगी। डोंट डू रॉन्ग एक्शंस, रॉन्ग एक्शन करो ही मत, प्रिवेंट फिर करना बेहतर है। तो गुस्से में नहीं मैं मुंह खोलूंगी, बोलूँगी आई टॉक टू यू टुमारो, फाइन, टेक योर ओन टाइम, समय है। किसी की दादागिरी थोड़ी है कि मैंने प्रश्न पूछा अभी का अभी जवाब दो। आई विल टॉक, बहुत अच्छी बात कर रहे हो आप, थोड़ा प्रेज भी कर दिया सामने वाले को माहौल लाइट हो जाए और उसके ईगो को बूस्ट मिलेगा तो वो खुश रहेगा और फिर उसको जवाब ज़रूर देना है, लेकिन सोच समझ के सही वक्त पे, क्योंकि जब आप बोलते हो तो सामने वाला सुनने की स्थिति में चाहिए। वो चिल्ला रहा है, फिर आप चिल्ला और वो चिल्ला रहे, तो कौन सुनता है? एंडलेस। आई नो। इसलिए एक्शन करो सही वक्त पे और सही ढंग से, ये सब बहुत ज़रूरी। ऐसी बहुत सी बातें हैं जीवन की, बहुत सारी। आई मीन आपने तो हमें इतना भंडार खोल के दे दिया है। मैं आपकी बातें इतने मतलब लगन से सुन रही हूँ, क्योंकि जो आप बातें बोल रहे हैं आपने बहुत सही कहा कि प्रैक्टिकल चीज़ें और लाइफ सिंप्लीफाई करना बहुत ज़रूरी है। वो कॉम्प्लिकेशन में ये भी कर दो, वो भी कर दो, ये भी कर दो, सबसे पहले तो मैं डर जाऊंगी उस चीज़ से, फिर दूसरा मुझे लगेगा मुझे मोटिवेशन ही नहीं मिलेगा, मैं कब शुरू करूँ। मोटिवेशन नहीं मिला, डर रहा, जो भी रहा, आई विल अगेन एट द एंड ऑफ द डे आई विल बी मिजरेबल। तो आपके पास मैं आकर आपसे ज्ञान तो अर्जित कर लिया, पर मैं उसे अप्लाई नहीं कर पाऊंगी बिकॉज इट इज सो कॉम्प्लिकेटेड। बट आपने जो सिंप्लीफाई करके बोला कि दीज आर प्रैक्टिकल थिंग्स, रुबीना डू दिस दिस दिस, इट इज सो ईजी। अ सिंपल वो ब्रीदिंग, डीप ब्रेथ्स एंड स्ट्रेचिंग, इतना डुएबल है और इतना सिंपल है। और समय भी, समय अब थोड़ा सा शरीर को एक्टिव रखें। हाँ जी। तो उठते से ही कुछ कर लिया। हाँ जी। बाथरूम में गए ना, वो मेरा बेस्ट टाइम होता है। वहाँ क्या कर सकते हैं? When you go to have your bath, हाँ okay, हाँ you are totally free. हाँ जी। 10 मिनट अपन अपने बाथरूम में निकालो। वो 10 मिनट में जैसे बाथ लेते हो ना, वो एक्टिव बात होना चाहिए। एक्टिव बात। हाँ, यानी साबुन लगाया, पानी लिया, साबुन धो लिया, उसको बाथ नहीं बोलते, हम तो कहते हैं। आई एम वेरी इंटरेस्टेड, मुझे भी जानना है एक्टिव बात। हाँ, एक्टिविटी बाथरूम में सबसे बेस्ट होती है, कोई बंधन नहीं कपड़ों का। हाँ। आप बाथरूम में हो, हाथ में एक छोटा नैपकिन ले लो, या वो आता है ना ग्लव्स, वो, हाँ ग्लव्स, वो पहन लिए और गीला किया, और पहले तो उसको पूरे शरीर पे रगड़ा। ओके, तो डेड स्किन्स तो निकल गई, स्क्रबिंग अच्छी से होगी अपनी। स्क्रबिंग अच्छी तरह, सर्कुलेशन ऊपर तक आ गया। हाँ। और फिर उस सोप, थोड़ा सा उस पे सोप लेके फोम बना लिया और बगल में और बॉटम पार्ट में उसको लगा दिया। पूरे शरीर को भी ज़रूरत नहीं, लगाना हो तो लगाओ, लेकिन ये करते वक्त आप फिर पानी, शावर चालू किया। अब शावर चालू कर रहे हैं तो आप आगे झुक रहे हैं, थोड़ा पीठ पे ले रहे हैं, आगे झुकते झुकते हाथ को ज़मीन पे ले लिया, पीछे झुक रहे हैं, थोड़ा गर्दन और उस पे ले रहे हैं, साइड में चले गए, कोणासन हो गया। ओके, ट्विस्ट कर लिया, थोड़ा हाथ को ऊपर पकड़ लिया बगल की के लिए, गोमुखासन हो गया। ये सब चीज़ बाथरूम में हो जाती है। वाह,
कंपल्सरीली हो जाती है, यानी फिर आप एक्टिव रहते हो बाथरूम में, आप कॉन्शियसली आप नहा रहे हो? ये करो। और हाँ, खाली एंजॉय करो पानी। इतना लोग पानी वेस्ट करते हैं स्नान करते हुए, I know. या अपने देश में ध्यान देना। जो भी कुछ हो, बहुत अच्छी तरह स्नान होता है। मैंने तो मेरे बॉडी पे शायद 30 साल हुए होंगे साबुन वाबुन नहीं लगाया, ज़रूरत नहीं है। और कभी कभी अगर लगता है तो थोड़ा सा दूध ले लिया। अभी अब ड्राई स्किन अगर होने लगी, बम्बई में ऐसी ठंडी ज़्यादा होती नहीं, मगर लगे कि थोड़ा ड्राई है तो थोड़ा दूध, उसमें थोड़ा दही डाल दिया, थोड़ा हनी डाल दी। दीज आर ऑल मॉइस्चराइजर्स। और फिर नहाने से पहले अप्लाई कर दिया? लगा दिया। और फिर रब धो दिया? करके नहा लिया। वाह, सिंपल सी चीज़ है। मुझे याद है मम्मी जब हमको बचपन में नहलाती थी तो हमको दूध से स्नान करवाते थे, और मलाई फिर उसके बाद एज अ मलाई मॉइस्चराइजर लगा लगाते देते थे। मलाई लगा लो, चने का आटा और मलाई लगा लो। हाँ जी। बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपको ही ढूंढना पड़ेगा कि भाई क्या सूट करता है, मगर कुछ न कुछ ऐसा कभी कभी कर लेना अच्छी बात। बहुत अच्छी आयुर्वेद बात भी है। ये कहता है कि उसके पहले थोड़ा सा ऑयल लगा लो बॉडी पे, मसाज अपने हाथ से ही कर डालो, किसी को करवाने की ज़रूरत नहीं। और फिर स्नान करो, और स्नान इससे करो जैसे मैंने बताया। स्नान वैसे मेरा फेवरेट टाइम होता है, बट मैं ये अब चीज़ें ऐड करूंगी। शुरू करो। तो आई थिंक एक्टिव स्नान इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपके पास हंसा माँ बहुत सारे लोग अपनी प्रॉब्लम्स लेकर आते हैं, जी। अपनी दुविधाएं आपसे शेयर करते हैं। मुझे एक कोई ऐसी कॉमन फैक्टर आप बताइए दैट पीपल आर सीकिंग, उसका जवाब वो चाहते हैं, या फिर उससे बड़े ही वो कहते हैं ना कि बहुत परेशान है उस चीज़ से, दे आर सीकिंग दैट वन थिंग। व्हाट इज़ दैट वन थिंग? देखिए, मैंने देखा है कि आजकल के युग में किसी के पास वक्त नहीं है। हस्बैंड अपने काम में बिजी है, वाइफ ये कर रही है वो कर रही है, बच्चे कितनी जल्दी उनको पढ़ाई करने में भी खूब बेचारों को लग जाना पड़ता है। उनका बचपना तो शायद गायब ही हो गया है। फर्स्ट स्टैंडर्ड सेकंड स्टैंडर्ड से शुरू हो जाता है उनका सब पढ़ाई वढ़ाई। अब ऐसा जो माहौल है, इसमें हर व्यक्ति को थोड़ा सा सेल्फ रिलायंट बनना ज़रूरी है। सेल्फ रिलायंट, स्वावलंबी जिसको कहते हैं, खुद पर ज़्यादा डिपेंडेंट और दूसरों के लिए कुछ करना। तब होता ये है कि अगर हम एक्सपेक्ट करते हैं ना किसी से कुछ, कि मैंने ये किया थोड़ा वो कर डाले, गड़बड़ है। अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो तो बोलो कि ज़रा मुझे हेल्प कर दो प्लीज़, आई कांट। पहले तो हम्बल रहना सीखो, थोड़ा केयरिंग बनो, थोड़ा लविंग बनो। आई टेल यू, प्यार से आप सब कुछ करवा सकते हो हर एक व्यक्ति से। प्यार तो आप में चाहिए ना पहले। यहाँ तो टेंशन है, ये काम नहीं हुआ, ये काम नहीं हुआ, तुम लोग बैठे हो टीवी देख रहे हो बैठे बैठे, मैं ये काम कर रही हूँ। घर में ये वातावरण होता है, ऑफिस में भी ऐसा ही वातावरण होता है। कोई एक दो व्यक्ति अच्छा काम करते हैं, एक दो व्यक्ति थोड़ा बीच में बैठ के वड़ा पाव खाते हैं और चाय पीते हैं। और मुझे आपका सेंस ऑफ ह्यूमर इतना पसंद आ रहा है ना, आप छोटे छोटे बीच में जो डाल देते हैं ना, बहुत लाइट करते हैं कॉन्वर्सेशन। छुट्टियां ही ज़्यादा मारते हैं, ऐसा ऑफिस का वातावरण होता है। तो इन सब में आप अगर दूसरों को देखते रहोगे तो आप अंदर से जलते रहो, गुस्सा ही आएगा। फोकस ऑन योर वर्क एंड डू इट। और अगर आपने काम किया, कोई दूसरा श्रेय ले जाता है, आपको ये भी सोचना पड़ेगा कि कोई ऐसे ही एडवांटेज ना ले ले। तो फिर आपको ज़रूरी है कि आपने जो काम किया है उसकी लिस्ट हमेशा बना के रखो, और बॉस के टेबल पे वो लिस्ट पहुंची जाए कि ये मैंने आज किया। यू शुड बी मोर ऑर्गेनाइज, सिस्टमैटिक एंड प्रोटेक्ट योरसेल्फ। अपना प्रोटेक्ट योरसेल्फ, सब ध्यान देना तो है। ये सब भी उतना ही ज़रूरी है। तो घर के वातावरण में सारा परिवार अगर किचन में साथ में आ जाए, घर में कभी लड़ाई नहीं होगी अगर ऐसा करोगे तो। पूरा परिवार, जैसे बच्चे हैं, हस्बैंड है, सब किचन में आए साथ में, और किचन में फिर चलो कोई सब्जी काट रहा है, कोई ये कर रहा है, प्लीज़ चलो जरा ये धो दो, ये पूछ ही दो, ये पूरा रख परिवार दो। इन्वॉल्व जहाँ हो रहा है। हाँ, और एक दूसरे को हेल्प कर रहा है। हेल्प। और आप बोलो कि मुझे हेल्प की ज़रूरत है। आपका ईगो ये नहीं कि तुम चलो बाहर जाके बैठो, मुझे काम कर लेने दो, फिर मैं दे दूंगी तुमको खाना। ये जो अप्रोच हो जाता है ना, मैं मेरा काम फटाफट कर लेती हूँ, तुम लोग आते हो तो मेरा काम बढ़ जाता है, ये नहीं। ये बहुत ज़रूरी है कि थोड़ा सहन करना सीखो। बच्चे थोड़ा गिराएंगे, बच्चे आटा बिखेरेंगे, कभी कभी सब करेंगे, वो भी एंजॉय करो। बच्चों को ही बताओ कैसे मम्मी से पूछते हैं। इस तरह वो भी अपना अपना सेल्फ रिलायंट बनेंगे, और उनको भी समझ में आएगा कि कैसे। और उस समय हम साथ में हैं, तो ऐसे ही हंसते हुए जैसे हम कर रहे हैं, जोक कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, एक दूसरे को मदद कर रहे हैं, ये सब करना आना चाहिए। वो जब नहीं होगा तब तकलीफ बढ़ती है।
दूसरों के साथ कंपेयर करना ये तो बिल्कुल करना बंद करो, क्योंकि योग शास्त्र बहुत स्ट्रांगली बात करता है कि हम सब इंडिविजुअल अलग अलग पर्सनालिटी है, हम सब एक एक नमूना है। अलग नमूने हैं हम। तो कोई चिल्लाने वाला नमूना है, कोई चुप ही रहता है, कोई ज़्यादा ही बोलता है, कोई पॉलिटिक्स ही खेलता है। एक ही परिवार में आपको सारे नमूने मिल सब जाएंगे। अब उनके साथ में आपको रहना है। हाँ अब जी। आप किसी को बदल तो सकते ही हाँ नहीं, जी, हाँ जी। किसी को नहीं बदल सकते। लोगों को एडवाइस देना बंद करो, बिल्कुल बंद। ये तो आप पूछ रहे हो इसलिए मैं बोल रही हूँ। हमें तो जानने में इतनी खुशी हो रही है। आप मतलब आप यकीन नहीं करेंगे, मेरा मन इतना अंदर से उछल रहा है, क्योंकि आपकी बातें सुन के मुझे पता है कि मेरे लिए ये विजडम कितनी ज़रूरी है। मुझे पता है ये कम्युनिटी जो सुन रही है उनको ये जानना कितना ज़रूरी है। और इसीलिए ये कंपैरिजन बंद, दूसरों को बदलना बंद, दूसरे जो हैं उसको आनंद लो। चलो ये कम बोलने वाला नमूना है, वाह कितना अच्छा है, उसके गुण देखो। यू नो, ट्राई टू सी गुण, जो कहते हैं कि गुडनेस इन जो व्यक्ति। In the others. दोष निकालना तो सब कर लेते हैं जी, उसमें क्या बड़ा भारी मेहनत करनी पड़ती है। गुण देखने में मेहनत करो। एक लड़के ने अगर 6 सब्जेक्ट में ठीक ठाक मार्क्स लाए और एक में फेल हो गया तो हम चिल्लाना ही शुरू करते, मगर अच्छे मार्क्स लाए उसके लिए उसको प्रेस करना, वाह बेटा बहुत ही अच्छा किया, इसके लिए चलो हम क्या करेंगे, बैठ के नक्की करते हैं, मैं बैठ जाऊंगी साथ में, वगैरह वगैरह। इस तरह हल किया जाता है प्रॉब्लम। नहीं कि डांटते रहना, लोगों को बुरा मनवाना, ये करना वो करना, वो सब बंद होना चाहिए। बच्चों को भी जब 6, 7, 10 साल, इवन एक कहानी बताती हूँ, वैसे तो बहुत कहानियाँ हैं मेरे पास। हमें बहुत मज़ा आ रहा है, आप सुनाइए। एक लड़की थी जो 20-22 साल की थी और हमेशा परिवार के साथ रहती थी। वो जरा घरेलू टाइप की लड़की थी और हर वेकेशन में पूरा परिवार नानी के घर जाता था। गांव में उनके खेत है, ये वो, बड़ा मज़ा आता था उन लोगों को। इस समय वेकेशन में वो नहीं जा पाए, कहीं बाहर नहीं गए, क्योंकि काम था, पापा को भी कुछ ट्रांसफ़र हो रहा था, ये वो वगैरह। लड़की ने कहा मुझे तो जाना है, मुझे तो ये 1 महीना वहीं बिताना है नानी के पास। तो बाबा आपने कहा ठीक है तुझे जाना है तो, मगर कैसे जाओगे? मैं अकेली जाऊंगी, अब मैं बड़ी हो गई हूँ। बहुत अच्छा, चलो करते हैं व्यवस्था, हम तुम्हारा बुक कर लेते हैं, सीट बुक कर लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं। यहाँ से तुम्हें ट्रेन में भी हम आके बिठा देंगे और वहाँ मामा तुम्हें ले लेंगे, तो हो जाएगा, पूरा प्रॉब्लम नहीं। बोलते तुम जाओगी अकेली? श्योर। बोलती ऑफकोर्स मैं जाऊँगी। तो सब कुछ किया उन्होंने, सारी व्यवस्था कर दी। फिर जाते जाते फादर ने एक एनवलप उस लड़की को दे दिया कि ये तेरे साथ में रख, इसमें एक चिट्ठी है, अगर तुझे लगता है तू मैनेज कर रही, कोई प्रॉब्लम ही नहीं तो फिर सवाल ही नहीं है। अगर कभी तुझे घबराहट हुई या कुछ हुई तो ये चिट्ठी खोलना, तब तक खोलने की ज़रूरत नहीं। लड़की ने हाँ ठीक है, सब मैनेज करूँ। चलो ट्रेन चली, आगे थोड़े स्टेशन बाहर देख रही थी, एंजॉय कर रही थी सीन वीन, मगर फिर लोग नए नए आ गए, बहुत सारे एंटर हो गए ट्रेन में, बहुत सारे गलत भी एंटर हो जाते हैं, बोगी वोगी भर जाती है। और फिर उसने देखा कि एक आदमी उससे यूँ घूर रहा है, बार बार उसको देख रहा है। वो लड़की जरा बोली यार क्या, फिर इधर उधर देखा, फिर जब भी देखो वो उसको देख रहा है, फिर जब भी देखो उसको देख रहा है। वो जरा घबरा गई अंदर से। और बहुत सारे लोग भी आजू बाजू नए नए आ गए, कोई तुम्हें जानता नहीं, तुम अकेले हो, समझ में आया बिल्कुल अकेले हैं, और वो आदमी का पता नहीं वो क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है। अब थोड़ी घबरा गई, यार अभी पता नहीं क्या होगा। तो उसने फिर वो चिट्ठी खोली, उस चिट्ठी में लिखा था कि घबराओ मत, 2 सीट छोड़ के पीछे हम बैठे हैं। माँ बाप 2 सीट छोड़ के पीछे बैठे थे, पता है। तो अब कर क्या रहे हैं? बच्चे को करने दे रहे हैं जो वो करना चाहता है, बट उसको बता भी अपने रहे हैं अनुभव दे रहे हैं, मगर अपना सपोर्ट साथ में रख रहे हैं। हाउ नाइस। ये सब केयरिंग है। केयर, आप प्यार कर रहे हो, कंपैशनेट हो, ये सब भाव लाना बहुत ज़रूरी हो जाता है लाइफ। और ये जब नहीं होता है तो फिर टेंशन ही है, फिर हैप्पीनेस कहाँ से आएगी? एब्सोल्युटली। और सबसे ज़्यादा हैप्पीनेस कब मिलती है मालूम? जब आप खुद के लिए तो जी लेते हो, थोड़ा दूसरों के लिए जियो, दूसरों के लिए जियो। एक और बात है, वो रियल स्टोरी, कि एक बच्चा फूल बेच रहा है, फूल बेचने वाला लड़का है,
और वो दोपहर का टाइम है, जयपुर जोधपुर वो एरिया है, बहुत ही गर्मी, और सड़क पे वो फूल बेच रहा है, लोग आ रहे हैं उससे फूल ले रहे हैं। एक आदमी को भी फूल लेना था, वो वहाँ गया, लेकिन उसने देखा कि इस लड़के के पाँव में चप्पल भी नहीं और तप रहा है, ज़मीन तप रही है। उसको ज़रा लगा है इस बच्चा मेहनतू बच्चा है, जाकर पास की फुटपाथ से उन्होंने उस बच्चे को देखकर एक चप्पल ले ली और फिर वो उनके पास गया कि मुझे ये फूल चाहिए। वो बोला हाँ अंकल कितना? बोलते पहले तो ये चप्पल पहन, तेरे पैर जल रहे हैं या नहीं? बोलता हाँ जल रहे हैं, ये चप्पल पहन ले और मुझे ये फूल दे दे। अब वो लड़के ने उसको देखा, उसने कहा कि आप भगवान हो। वो बोला मैं भगवान कहाँ से हुआ भाई, ऐसा कुछ नहीं। कल रात को मैंने भगवान को प्रार्थना की थी कि हे भगवान, मैं फूल बेच रहा हूँ, कमा रहा हूँ, मैं आनंद से सब काम कर रहा हूँ, लेकिन मेरे पैर बहुत जल रहे हैं आजकल, मेरे लिए चप्पल भेज देना। मैंने भगवान को बोल दिया था और आप आ गया चप्पल लेके, इसलिए आप भगवान हो। आप झूठ मत बोला, आप भगवान हो। बोला भैया मैं भगवान नहीं हूँ। तो ठीक है, आप भगवान नहीं तो आप उनके दोस्त हो। आप भगवान ने आपको कहा होगा कि सिंपल सा बच्चा था कि आप उसके दोस्त हो। मैं वो लड़का, ये व्यक्ति सोचने लगे कि व्हाट इज़ रॉन्ग, भगवान का दोस्त बनने में गलत क्या करते हैं। बहुत ही अच्छा है, भगवान का दोस्त बनो। जहाँ कहीं भी हो सके किसी को थोड़ा सुख देने में, कोई बड़ा आप खजाना नहीं लूट रहे हो, कुछ थोड़ा सा किसी के लिए कर रहे हो, क्यों नहीं कर सकते हम? क्यों नहीं हम अपना जीवन दूसरों के लिए? और जब ये उसको, जब उसने कहा तुम भगवान हो, तुम भगवान के दोस्त हो, उसके मन में इतना अच्छा लगा उसको कि नेचुरली वो हैप्पी हार्मोन सीक्रेट होने ही है, ऑक्सीटोसिन सीक्रेट होना नहीं है। और ये सारे वो हैप्पी ही रहता है आदमी। जब भी याद आएगा उसको याद आएगा यार मेरे को, चलो। तो ये भी हमको अपने जीवन में करना चाहिए ना। इसी कहानी से मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ, डू यू बिलीव दैट गॉड एग्जिस्ट्स? 100%। विद नो डाउट? नो डाउट। आपने कभी? ईश्वर सत्य है, बिल्कुल सत्य है। अगर आप मानते हो तो ईश्वर है, नहीं मानते हो तो कुछ भी नहीं। अगर आप सरेंडर कर लेते हो, देखिए आपको अपना काम तो कर रही है, भगवान आपके लिए कुछ नहीं कर रहा है। कर्म थियरी, आप जो करोगे आपको ही भोगना है। 100% गारंटी। या भगवान बीच में नहीं आ सकते कि भाई चलो माफ कर दो, पाप धुल जाए। ये जो सब हम करते हैं ना, कैसे भी जीवन जियो फिर जाके गंगा में डुबकी मार के आओ कि सब पाप धुल जाएंगे, बिल्कुल नहीं। सारे पिलग्रिम्स में जा रहे हैं, इधर जाओ इधर जाओ उधर जाओ, सबको पाँव पड़ रहे हो, ये करो, 4 धाम की यात्रा, और मंदिरों में जा रहे हैं, मस्जिदों में जा रहे हैं, वो सब कर रहे हैं। योग तो बिल्कुल मानता ही नहीं, ये सब कुछ सवाल ही नहीं पैदा। तो वहाँ क्यों समय निकाल रहे हो? उसकी जगह एक बच्चे को बैठ के पढ़ाओ जरा, जो पढ़ने में कमज़ोर है, अगर आप में अक्ल है तो उसको पढ़ा लो। कोई मदद कर रहा है तो उसके साथ थोड़ी मदद कर लो, आपका भी फिजिकल एक्टिविटी हो जाएगी। यहाँ समय निकालो। समय तो 24 घंटा ही है हमारे पास। अब पूजा पाठ भजन कीर्तन उसमें निकालना, उसकी जगह ये सब कर। योग ये सब कर्म में मानता है, कर्म और कर्म थियरी। लेकिन आपने कुछ कर्म किया, मैंने जैसे बताया था उंगली का जल गई है, अभी उसका रिजल्ट क्या आएगा वो तो हमारे पास है नहीं। अब ये जो रिजल्ट शब्द है, यहाँ हम भगवान का शब्द वापरते हैं कि भाई रिजल्ट भगवान के हाथ में छोड़ दो। गॉड इज यूज लाइक दिस, ऐसा पर्सन नहीं, मगर वो पर्सन की तरह भी कभी कभी काम आते हैं। वो लियो टॉल्स्टॉय की कहानियाँ, बहुत ही अच्छा है कि वो भगवान को बोलता है कि भाई मेरे साथ खाना खाने आ जाओ प्रभु, मेरे को कभी तो फिजिकली मेरे सामने आ जाओ, ड्रीम में तो बहुत आते हो। और वो भगवान कहते हैं आज मैं तेरे साथ लंच लूँगा, और वो आदमी सब खाना तैयार करता है, बहुत अच्छा, सब पूरी भाजी श्रीखंड ये सब बनाता है, थाली तैयार रखता है, बस लंच में आ ही रहे भगवान। और उतने में ज़ोर से बारिश शुरू हो जाती है, और देखती कि एक औरत छोटे से बच्चे को लेके उसके घर के पास ही छुप के खड़ी है, क्योंकि बारिश गीली हो रही है, और वो बच्चा रोने लगा। औरत अंदर देखती है तो देखता है यहाँ खाना वाना दिख रहा है जरा उसके मुंह में, तो आदमी कहता है कि भाई आ जाओ अंदर आ जाओ भाई, और उसको झट से वो कर देता है, और कुछ खाना देता है, बच्चे के लिए दूध दे देता है, और फिर बारिश बंद होती चला जाता है। उतने में देखा एक बच्चा भाग रहा है और गिर गया, पाँव से खून आने लगा, उसको झट से बुलाया, अपना वो रुमाल फाड़ा और उसके पाँव में पट्टी बांधी, उसको भी खाना पीना दिया और वो गया। और फिर
आए नहीं भगवान, 2 बज गए, 3 बज गए, थक के वो सो जाता है। नींद में बोलता है भगवान मैं राह देख रहा हूँ और तू आया नहीं, कब से राह देख रहा हूँ, मैं भूखा बैठा हूँ, तू आया नहीं। बोलता है मैं 2 बार आ गया तेरे घर। एक भगवान बार की औरत के लीलाएं। माध्यम से, एक बार बच्चे के माध्यम। ये देख इस पट्टी भी है मेरे हाथ में जो तेने उस बच्चे को बांधी है, ये है। तो आप बस अच्छे काम करते जाओ और कुछ नहीं है, और आपको कहीं न कहीं से किसी भी माध्यम से मदद मिल ही जाएगी, 100% गारंटी। आप अपने जीवन में भी देखोगे बहुत सी चीज़ें होती है जो आप भूल जाते हो मगर अचानक याद आ जाते हो। कहाँ से कौन याद कराता है भाई, आप तो भूल गए थे, बात कर रहे थे, कहीं से याद आ गई, कहीं से विचार आ गया और आप भागे। अरे दूध रखा था ऊपर, भागे और हो गया, वो कर लिया। ये जो सब होता रहता है आप अपने जीवन में भी देखोगे कितने ही मिरेकल्स होते रहते हैं। एब्सोल्युटली। वो तो हम वो थोड़े से देखना है। अवेयर रहते हैं तो हमको पता चलता है कि यहाँ कुछ हमारे लिए छोटी छोटी लीलाएं हो रही है। कैसे एग्जैक्टली आप अपने जीवन को भी, पास्ट के जीवन को देखोगे और अभी देखोगे, अभी इस समय के कितने मिरेकल्स हो रहे हैं। एब्सोल्युटली। ये भी मिरेकल ही है ना। ये हमारी कॉन्वर्सेशन जो हो रही है। और मैं आपसे ना ये सवाल मेरे दिमाग में मतलब शुरू से चल रहा था और मैं ये अब टुवर्ड्स द एंड ऑफ कॉन्वर्सेशन प्लीज़ पूछना ही चाहती हूँ। मुझे आपका ये ड्रेसिंग सेंस बहुत पसंद है और मैं आपको सोशल मीडिया पे जब भी देखती हूँ आपकी साड़ी के साथ आपका ये मैचिंग स्टोल होता है। यहाँ पर आपके ये मोर है या फिर ये जो है वो इंस्टीट्यूट का लोगो है। लोग, अच्छा ये लोगो है इंस्टीट्यूट का लोगो और इधर आप गोल्ड स्वॉन और पहनते हैं। ये मेरा स्वान है, मेरा नाम भी तो है हंसा। आहा, आपने अपना लुक कितना सुंदर बनाया है, आपको पता है। सिंपल, मैं सवेरे फटाक से तैयार होती हूँ। सिंपल, एलिगेंट और स्टेटमेंट है, पता है आपको, स्टेटमेंट है। मैं जितने भी आपकी रील्स देखती हूँ, आपका कंटेंट देखती हूँ, मैंने कहा वाओ, इतना अच्छा मैचिंग साड़ी, इतना अच्छा मिनिमलिस्टिक ज्वेलरी पहनती हैं और एकदम मतलब फिक्स स्टाइल है, बहुत सुंदर स्टाइल है। सवेरे से एक बार मैं नहा धो के तैयार हो जाती हूँ, टाइम नहीं लगता। सीधी मैं इंस्टीट्यूट में बिजी हूँ, दिन भर वही, मैं सवेरे से यही कपड़े हैं। मैं और आपके बाहर चेहरे पर जाती हूँ तो थकावट नहीं बदल- दिखती है। थकते ही नहीं है हम। आप रात को 2 बजे भी उठा दो तो हम फ्रेश। और आपके चेहरे पे जो ग्लो रहता है, इसका एक सीक्रेट बता दो ताकि आई विल ऑल्सो स्टार्ट फॉलोइंग। हर क्षण आनंद से रहो बस, और पूरी श्रद्धा रखो कि जो होगा अच्छा ही होगा। वाह। जब आप मन में नक्की करते हो अच्छा ही होगा तो अच्छा ही होगा। हमारी इस कॉन्वर्सेशन में बहुत कुछ है जो जी। मैं आपसे जानना चाहती हूँ, पर समय से हम ऑफ कोर्स पाबंद है तो हम इसे आगे ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे। बट मैं अपने ना पॉडकास्ट के माध्यम से हमेशा कहती हूँ दैट आई एम अ स्टूडेंट ऑफ लाइफ, और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं दूसरे लोगों से उनके एक्सपीरियंस, उनके ज्ञान, उनकी विजडम से सीख सकती हूँ। तो आज बहुत की अच्छा। कॉन्वर्सेशन में मैं कुछ एक अपने लिए पॉइंटर्स रिविजन करना चाहती हूँ जो आपने मुझसे कहे, बिल्कुल। जो मेरे जहन में रहे हैं। फर्स्ट इज एक्टिव बाथ, एक्टिव स्नान। आई विल टेक दिस एक्टिव स्नान विद माई सेल्फ। वेरी गुड। योग शरीर से ज़्यादा दिमाग के लिए है। करेक्ट। जो योग में जो टेक्नोलॉजीज़ है, टेक्निक्स, हम जो आसन यूज़ करते हैं उसे हम कम यूज़ करके अगर हम अपने दिमाग को शांत करना और दिमाग को एक सही दिशा में लगाना सीख जाए, आई थिंक हम सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। योग हमें खुद से और अपने परिवार से किस तरह से जुड़ा जाए और किस तरह से हम अपना समय एक दूसरे के लिए दें, ये हमें योग सिखाता है, विच इज़ अ वेरी न्यू एंड अ फ्रेश कॉन्टेक्स्ट इन रिस्पेक्ट टू द योग। जी। और दूसरा नहीं, सॉरी, एंड लास्टली, कैसे हम सेल्फ रिलायंट बन सके। वेरी करेक्ट, करेक्ट। और याद रखो हम भी एक नमूना है। नमूना, अरे ये मैं कैसे भूल गई, नमूना, मुझे नमूना, यस। अलग अलग किस्म के नमूने हैं हम। और सबको एंजॉय करो, बस ये याद रखो किसी से दुखी नहीं होना है। हाँ जी, और सबके साथ आनंद से रहना है। हाँ जी। मस्त। मस्त। थैंक यू सो मच हंसमा, थैंक यू सो मच। हम ना अपना सेगमेंट एंड करते हैं। आपको गीत संगीत कितना पसंद है? गाते हैं, सुनते हैं कभी? तब तो मतलब हमारे ये सेगमेंट हिट होने वाला है। वेरी गुड। हम क्या करते हैं, हम अपने गेस्ट से पूछते हैं, उन्हें एक इमोशन देते हैं, उस इमोशन के साथ वो कौन सा गाना रिलेट कर सकते हैं हम वो जानते हैं। पहला इमोशन है हैप्पीनेस। ओके। कौन सा ऐसा गाना है जो आप हैप्पीनेस से रिलेट करती हैं? वो है ना वो गाना कि सब कुछ है हमारे पास लेकिन थोड़ा है, थोड़े की कमी है। वो एक गाना है। और ये वो आनंद फिल्म का जो गाना है, जिंदगी के काफ़ी गाने हैं।
जो वो सब खुशी से आप खुशी रिलेट से- कर सकते खुशी से relate हैं। सैडनेस से कौन सा गाना आप रिलेट कर वो पाते हैं? तो है सैडनेस से तो बहुत सारे है गाने ना? हो जाते हैं। हार्ट ब्रेक जब होता है तो अपने आप वो गाना याद आता है कोई। हाँ, तो आपको कोई ऐसा गाना याद आता है? वो रोना क्या है, मैंने क्या गलत किया कि मुझे ये दुख दिया, ऐसे सब है हाँ सॉन्ग, जी, मुझे हाँ अब जी। वो याद नहीं आ रहे इस तरह, क्योंकि अभी वो गाने की जगह मैं लेक्चर में ज़्यादा लगी हूँ। मैं वही मैं मानती हूँ कि लेकिन मैं संगीत यही ऐसा कहती है हूँ कि ऐसा हार्ट ब्रेक किया मत करो, कि क्योंकि आपको हर गाना चीज़- याद रखना पड़े। हाँ, हर चीज़ को जैसा है वैसा लो। हाँ जी। अभी आज कोई व्यक्ति है, कल नहीं रहेगा आपके पास, तो उसमें दुखी होने की ज़रूरत नहीं। जो है उसके साथ में बुलाओ और चलो, अगर वो चलता है तो चलो, नहीं तो अकेले चलो, सेल्फ रिलायंट। सेल्फ रिलायंट। मगर दुखी किसी से नहीं होना है, ये तो निश्चय करना ही पड़ेगा। हम लोग तो इंस्टीट्यूट में प्रेयर बोलते हैं, हमें अपने मन को हमेशा संतुलित रखना है, इसी में ही हमारा आत्मविकास समाया है। विकास। और दूसरा प्रेयर हम बोलते हैं, सब मंगल हो, सब मंगल हो, सब मंगल 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 हो, नभ मंगल हो, जल मंगल हो, पृथ्वी का कण कण मंगल हो। ये हम प्रेयर करते हैं। वाह, ये भी तो अपने आप में संगीत है। हाँ, थैंक यू सो मच हंसमा, आपने समय निकाला इस चीज़ की। मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ, क्योंकि हमारी जनरेशन को और हमारे आगे आने वाली जनरेशन को ये पूंजी, ये विजडम आगे पहुँचनी चाहिए। इसलिए ये प्लेटफॉर्म्स बने हैं ताकि यहाँ पर आकर लोग जो है अपने ज्ञान को आपसे जो जितना भी ज्ञान और विजडम और जितनी भी नॉलेज और एक्सपीरियंस हमने वो किया है, जब कभी भी जीवन में किसी को भी कहीं भी कोई भी दुविधा हो, संकट हो, आकर आपके इस कॉन्वर्सेशन को सुने तो आई थिंक इट विल बी अ ग्रेट इंस्पिरेशन फॉर देम ऑल्सो। मेरे लिए तो बहुत इंस्पायरिंग कॉन्वर्सेशन ये रही है। सो थैंक यू सो मच, यू हैव बीन काइंड एंड हम्बल। थैंक यू सो मच। God bless you. थैंक यू जी। सो थैंक यू। ये हमारे पूरी कॉन्वर्सेशन का अंत था और आई होप आपने बहुत कुछ इस कॉन्वर्सेशन से सीखा होगा। इनके चेहरे पर जो ग्लो है, जो नूर है, आई मीन मेरी नज़र तो हट नहीं रही है इनके सुंदर चेहरे से, बट दिस इज़ व्हाट ग्रेसफुल एजिंग लुक्स लाइक। एंड आई विश एंड आई प्रे कि आपको भगवान परमात्मा अच्छी सेहत और ऐसी ही खुशहाल ये ब्यूटीफुल सी स्माइल हमेशा दे और आप हमेशा स्वस्थ रहे। थैंक यू जी। धन्यवाद जी। थैंक यू सो मच। आई विल सी यू इन अनदर एपिसोड ऑफ किसी ने बताया नहीं, द सीक्रेट टू अ हैप्पी लाइफ।